वेलकम। नमस्कार आप सबको। ज्योग्राफिकल थॉट पर हम डिस्कस कर रहे हैं और आज ज्योग्राफिकल थॉट की एक महत्वपूर्ण क्लास। अक्सर बच्चे, भूगोल के विद्यार्थी इस बात को लेकर के थोड़ा सा भय महसूस करते हैं कि भूगोल में जो मॉडल्स है या जो रिसेंट ट्रेंड है, जिसको हम नवीन विचार कहते हैं ज्योग्राफी में, या बिहेवियरल ज्योग्राफी है, ये चीज़ें काफ़ी टफ समझ में आती है और इसको लेकर के हम दुविधा में रहते हैं। तो आज हमारी क्लास ज्योग्राफी के दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर होने वाली है। एक है मात्रात्मक क्रांति और दूसरा हम पढ़ेंगे आचरण भूगोल। टाइम लंबा जाता है तो फिर एक ही चीज़ को आज हम पढ़ पाएंगे, बट स्कूल एजुकेशन के लेक्चरर के हिसाब से मात्रात्मक क्रांति सिलेबस का पार्ट्स नहीं है, बट बिहेवियरल ज्योग्राफी को या आचरण भूगोल को या व्यवहारवादी भूगोल को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा मात्रात्मक क्रांति के बारे में जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए मात्रात्मक क्रांति। जिन्हें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा चैप्टर है मात्रात्मक क्रांति। देखो, पहले तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं है क्या, क्योंकि सीधा अपन किताब से पढ़ेंगे या मैं नोट्स लिखवाऊंगा तुम्हें समझ में कम आएगा। एक्चुअल में द्वितीय विश्व युद्ध तक भूगोल एक सामान्य अध्ययन था। भूगोल में नियम निर्माण, सिद्धांत, गणितीय संक्रियाएं, इन सब का प्रयोग कम होता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ ज्योग्राफर ऐसे आए जिन्होंने भूगोल के अंदर सिद्धांतों का इस्तेमाल करना शुरू किया, मॉडल का इस्तेमाल करना शुरू किया, अमूर्त मॉडल तैयार किए और सांख्यिकी का इस्तेमाल हुआ, ग्राफ बनाए गए। ये सब चीजें मात्रात्मक है अर्थात गणितीय है। और भूगोल के अध्ययन में ये जो नवीन विधा आई जिसमें गणितीय मॉडल, सिद्धांत जो अंकों पर आधारित थे, इस टाइम पीरियड को जो 1950 के दशक से आया था, काफी चला था, इसको कहते हैं मात्रात्मक क्रांति। 4 फेज के अंदर विद्वान इसका वर्णन करते हैं। ये 4 चरणों के अंदर घटित हुई थी। चारों चरण के अंदर अलग अलग संख्या की संक्रियाएं भूगोल के अंदर जुड़ती गई और जब धीरे धीरे भूगोल बड़ी मात्रा में गणित डिपेंडेंट हो गई तो फिर कुछ लोगों ने इनका क्रिटिसिज्म भी किया, आलोचना भी की और इसकी आलोचना के फलस्वरूप भूगोल के अंदर रिसेंट ट्रेंड आया, आधुनिक नवीन विचार आए, जिसमें पॉजिटिविज्म सबसे पहले आया था, प्रत्यक्षवाद जिसको हम कहते हैं। ये बिहेवियरल ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, आचरण भूगोल, ये भी इसी मात्रात्मक क्रांति के असंतोष के जरिए आई थी। और 1970 के दशक में जो 3 विचारधाराएं बड़े पैमाने पर पनपी थी, जिसमें कल्याणकारी भूगोल, आमूल परिवर्तनवादी भूगोल और व्यावहारिक भूगोल, वो सब इस मात्रात्मक क्रांति की असंतोष के फलस्वरूप उपजे भूगोल के नवीन विचार थे। अभी जितना सारा मैंने बताया वो सब वैल्यूएबल चीजें हैं। आप उसे एज ए शॉर्ट नोट भी आप रख सकते हैं, वरना मैं ये सारी चीजें इसमें लिखाऊंगा। तो मात्रात्मक क्रांति के संदर्भ में थोड़ा सा हम जान लें, क्योंकि ज़्यादा लंबा इसका चैप्टर आपको नहीं पढ़ना चाहिए स्कूल लेक्चरर के हिसाब से। इसको जब मैं नेट जेआरएफ के पर्पज से पढ़ाऊंगा, थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन लिखने से पहले एक शब्द याद रखिए, ये 1950 के दशक में उत्पन्न हुई थी।
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 1950 के दशक में आई थी। बिहेवियरल ज्योग्राफी 1960 के दशक में आई थी और मात्रात्मक क्रांति 1950 के दशक में आई थी। पहले इसकी परिभाषा लिखें, उसके बाद में हम शॉर्ट नोट लिखें। तो भूगोल में अमूर्त सिद्धांत, मॉडल निर्माण और सांख्यिकी तकनीकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। मात्रात्मक क्रांति में भूगोल में अमूर्त सिद्धांत, अमूर्त सिद्धांत, मॉडल निर्माण, ये तीन काम ध्यान रखना। मॉडल निर्माण और सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग, सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग। भूगोल के अंदर ये तीन घटनाएं, अमूर्त सिद्धांत निर्माण, मॉडल निर्माण और सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग, ये मात्रात्मक क्रांति कहलाती है। विद्यार्थियों सीधी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि ये है मात्रात्मक क्रांति, आचरण भूगोलिक प्रत्यक्षवाद क्या है, तो ये सीधा कहीं कहीं अमूर्त सिद्धांत का, मॉडल का या सांख्यिकी का रिलेशन आता है तो वो मात्रात्मक क्रांति से जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई थी, ये अच्छी चीज है। वैसे 1950 का दशक लिख दें या हम लिख दें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसे ज्योग्राफर आए थे जिन्होंने अपने अध्ययन के अंदर इन विधियों का इस्तेमाल किया था, जिससे हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मात्रात्मक क्रांति का अध्ययन भूगोल के अंदर आ चुका था। सबसे पहले यदि ज्योग्राफी के अंदर किसी ने संख्या की टेक्निक्स इस्तेमाल की है तो वो की थी जिप ने। तो आप लिख सकते हैं शुरुआत का श्रेय है वो जिप को जाता है। देखो जिप से पहले भी एक आया था, उसके संदर्भ में भी मैं आपको बताऊंगा। आप लिख दे शुरुआत का, भूगोल में ऐसा लिखें, भूगोल में शुरुआत का श्रेय जिप को जाता है, जिन्होंने 1949 में कोटि आकार नियम दिया था। भूगोल में इसकी शुरुआत का श्रेय जिप को जाता है। जिप अमेरिका के थे, जिन्होंने 1949 में कोटि आकार नियम प्रतिपादित किया था। ऐसा लिख दो, कोटि आकार नियम में, सॉरी नियम प्रतिपादित किया। और आपको पता है कि आप लिख दो इसकी शुरुआत है वो जेके जिप, इसका पूरा नाम है, अमेरिका के द्वारा की गई। उन्होंने 1950 के अंदर कोटि आकार नियम का प्रतिपादन किया था। कई बार एक क्वेश्चन आता है, मात्रात्मक क्रांति का जन्मदाता। देखो जिप ने ये शब्द यूज नहीं किया था, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ये शब्द जिप का नहीं है। जिप ने तो केवल भूगोल में एक टेक्निक्स अपनाई थी। कौन सी टेक्निक्स? कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल्स। रैंक साइज रूल्स क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो अर्बन हायरार्की है, अर्बन हायरार्की का मतलब शहरों का जो क्रम है, प्रथम क्रम के शहर यानी प्रथम कोटि के क्रम, प्रथम कोटि के शहर जो बड़ी जनसंख्या रखते हैं, फिर उससे निचले शहर जो कम जनसंख्या रखते हैं, तो उसका एक क्रम निर्धारित किया कि कोटि में सबसे ऊपर कौन सा शहर है, उसके नीचे कितने शहर आते हैं, उसके नीचे कितने शहर आते हैं। उसका जो रूल्स दिया था ये पूरा मैथमेटिकल बेस्ड था, गणित बेस्ड था। उन्होंने जनसंख्या और दूरी के हिसाब से उसको तय किया था। जनसंख्या के हिसाब से, दूरी नहीं, जनसंख्या के हिसाब से तय किया था। तो वो एक सांख्यिकी मॉडल था और वो मॉडल कोटि आकार नियम कहलाता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि भी ज्योग्राफी के अंदर जिप ने इसको फर्स्ट ऑफ टाइम यूज किया। लेकिन यदि प्रश्न आ जाता है मात्रात्मक क्रांति के जनक का, तो मात्रात्मक क्रांति का जनक है वो बर्टन को कहा जाता है। जनक है वो बर्टन को कहा जाता है।
क्योंकि ये शब्द और इससे रिलेटेड जो स्टडी थी वो बर्टन की थी। क्या थी आपको पता हो तो बर्टन ने 1963 के अंदर, देखो उससे पहले स्टैटिस्टिकल मेथड जरूर यूज की गई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई देखो ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हो गई, ये शब्द किसी ने नहीं कहा। 1963 के अंदर बर्टन ने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा था, द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी। इसने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा था, द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, ये आप लिख दीजिए, सॉरी, द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी, हाँ सॉरी, थियोरेटिकल ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन थियोरेटिकल ज्योग्राफी, काफी लंबा है इसका। इसने ये रिसर्च पेपर लिखा था, आप तो केवल इतना लिख दो, इसका जनक बर्टन, 1963 के अंदर इन्होंने एक शोध पेपर लिखा था, द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी। अब मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये शब्द जरूर याद रखना, क्या कि द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी किसने लिखी, मेजर बर्टन ने लिखी। ये क्या है, एक रिसर्च पेपर है, और ये जो लिखी गई थी वो कनाडियन ज्योग्राफर नाम की पत्रिका में लिखी गई थी। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये रिसर्च पेपर कहां आया था, ये आया था कनाडियन ज्योग्राफर नाम की पत्रिका में, कनाडियन ज्योग्राफर नाम की पत्रिका में आया था। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका क्लियर हो गया कि बर्टन क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है। हम क्यों कहते हैं जनक, क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी के अंदर जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज की गई थी, इस पर एक रिसर्च पेपर लिखा था, द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी, कनाडियन पत्रिका में। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, ये टर्मिनोलॉजी है, ये मेजर बर्टन के संदर्भ, मेजर बर्टन से आई थी, इसलिए बर्टन को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी के, फादर ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन कह सकते हैं। उसके बाद इनका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था ब्रायन बेरी ने, वो बाद में जाकर के इसका आलोचक भी बन गया था। तो ब्रायन बेरी का नाम, हालांकि मैं ये नाम तो आगे बता दूंगा, एक आपको ये ध्यान रखना, मैं पहले से बता दूं कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से रिलेटेड ज्योग्राफर कौन कौन से हैं। यानी ऐसे प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध मात्रात्मक क्रांति से है या नहीं है। तो एक ब्रायन बेरी का नाम भी याद रखना, ब्रायन बेरी, ब्रायन बेरी, ये भी अच्छा क्वांटिटेटिव ज्योग्राफर था, और बाद में इन्होंने वो क्वांटिटेटिव जो इसकी रिवोल्यूशन की आलोचना कर दी थी। तो ये एक पैनल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, इसके 4 चरण हैं। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, 4 चरणों में ये मात्रात्मक क्रांति संपन्न हुई थी। हम 1 बाय 1 एक एक चरण का हम स्टडी करेंगे। प्रथम चरण, इसके प्रथम चरण की शुरुआत होती है 1950 से और 1958 तक चलता है। तो टाइम पीरियड विद्यार्थियों जरूर याद रखना, 1950 से लेकर के 1958 तक, ये इसका प्रथम चरण है। ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, प्रथम चरण के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी। तो मैं आपको 3 घटनाएं दूंगा। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी का माप इस समय आया, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का यूज इस समय किया गया। विचलन, इस समय विचलन विधि इस समय यूज की गई, और सैंपलिंग टेक्निक्स इस समय यूज की गई। तो 3 चीजें आप ध्यान रखना प्रथम चरण के अंदर। एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन किया जाने लगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन से, माध्य, माध्यिका और बहुलक का भूगोल में यूज किया जाने लगा। विचलन विधियां भी भूगोल में यूज की जाने लगी। विचलन विधियां, कौन सी विचलन विधियां, परास है,
चतुर्थक विचलन है, मानक विचलन है, माध्य विचलन है, और एक निदर्श तकनीक, निदर्श कह सकते हैं, या सैंपलिंग तकनीक। ये तीन चीजें इस समय आई थी। तो इसका थोड़ा सा ये तीन चीजें ध्यान रख लेना, कौन प्रथम चरण के अंदर आया। इसके अलावा डाटा जनरलाइजेशन भी है, एक आंकड़ा सामान्यीकरण भी आप लिख सकते हैं। आंकड़ा सामान्यीकरण, आंकड़ा सामान्यीकरण मतलब जैसे ये सारणियन का निर्माण करना, वर्गीकरण का निर्माण करना, फ्रीक्वेंसी देना, ये होता है। तो ये चार चीजें हैं, इसको थोड़ा गौर से देख लेना कि प्रथम चरण में क्या क्या हुआ। माध्य माध्य का बहुलक आए, और यानी सांख्या की विधियां तो काफी आ गई, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आ गया, विचलन विधियां आ गई, विचलन विधियां में प्रास भी आ गया, अंतर चतुर्थक विस्तार वगैरह सारे आ गए, सैंपलिंग टेक्निक्स भी आ गई, और डाटा जनरलाइजेशन भी आ गया। और अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस समय तीन ज्योग्राफरों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था, एक ब्रायन बेरी का, एक हार्वे का, और एक एलसी किंग का। तो इस चरण के अंदर तीन विद्वानों के नाम याद रख लो। एक तो ब्रायन बेरी, ब्रायन बेरी का नाम पहले भी आया है, ब्रायन बेरी, और एक डेविड हार्वे का नाम, और एक एलसी किंग का नाम, एलसी किंग। किंग ने स्लॉप इवोल्यूशन, ढाल का विकास था, उसके संदर्भ में अपनी थ्योरी दी थी। हार्वे ने भी इसकी क्वांटिटेटिव रिलेशन के बारे में लिखा, और ब्रायन बेरी ने भी, ब्रायन बेरी और हार्वे ने नगरीय भूगोल पे काम किया है। तो ये हो गया आपका प्रथम चरण। अब हम सीधा द्वितीय चरण पे आ जाते हैं। द्वितीय चरण आप लिख दो 1958 से लेकर के 1968 तक। तो इसका द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण आया था 1958 से लेकर के 1968 तक चला। और इस समय के जो घटनाक्रम है उसमें एक तो आपका सहसंबंध आ गया था। सहसंबंध जानते हो, जिसको कोरिलेशन कहते हैं, कार्ल पियर्सन का और इसका स्पीयरमैन का सहसंबंध आ गया था। इसके अलावा रिग्रेशन भी आ गया था, सिंपल लाइनर रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब प्रतिगमन आ गया था। प्रतिगमन ये भी एक संख्या की विधि है, प्रतिगमन कह दें या रिग्रेशन कह दें। रिग्रेशन ये असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसके अलावा आर्थिक भूगोल में भी इसको यूज किया जाने लगा, जैसे कृषि उत्पादकता के सिद्धांतों में इसको यूज किया गया। तो कृषि उत्पादकता के जो मॉडल बनाए गए थे, वहां कृषि उत्पादकता मॉडल, ये सारा सेकंड चरण के अंदर आया। विद्यार्थियों में आपको ज्यादा कुछ, ये चीजें तो इसलिए दे रहा हूं कि आप गहरा पढ़ें तो अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं कहूंगा प्रश्न यहां से हैं, बस यहां से हैं, यहां से ये दो चीज है, केंद्रीय प्रवृत्ति और विचलन, और यहां से सहसंबंध अच्छी चीज है। और इसमें जो ज्योग्राफर यूज हुए थे या जिन ज्योग्राफरों ने अपना रोल अदा किया था, उसमें यूएसए के एकमैन का नाम सबसे आगे आता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं एकमैन यूएसए, एकमैन। अब मैं ये नाम क्यों बता रहा हूं, या इस चीज को, एकमैन यूएसए सेकंड चरण में है, ये तो स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एकमैन भी मात्रात्मक क्रांति से रिलेटेड है। उसके बाद तीसरे चरण में आ जाते हैं। नेक्स्ट लिख दीजिए तृतीय चरण। प्रश्न तो ये है कि टोटल कितने चरणों में हुई, ये भी एक सिंपल सा प्रश्न है। तो 4 चरणों में हुई। तीसरा चरण 1968 से लेकर के 78 तक आया, 1968 से लेकर के 1978 तक। और इस चरण के अंदर कुछ नए मॉडल आए, जिसमें एक तो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण आया, नियरेस्ट नेबरहुड आपने पढ़ा होगा, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण भी आ गया। इसके अलावा बहुचर विधि भी आ गई, और एक आ गया मॉडल निर्माण। तो तीन चीजें यहां आई, एक आया निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, निकटतम
पड़ोसी विश्लेषण। आपको ये नहीं समझना है कि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण क्या है, इतना गहरा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और निकटतम पड़ोसी विश्लेषण ये आई थी बस्ती भूगोल, अधिवास भूगोल से रिलेटेड, यानी अधिवास भूगोल में टेक्निक्स इस्तेमाल हो गई है। मात्रात्मक क्रांति अधिवास भूगोल में किस रूप में स्थापित हुई? निकटतम पड़ोसी विश्लेषण के रूप में। और उसके बाद में निकटतम पड़ोसी विश्लेषण के अलावा बहुचर विश्लेषण विधि आई सामाजिक भूगोल के अंदर, या अपन कह सकते हैं ये गंदी बस्तियों का अध्ययन किया गया उस संदर्भ में आई थी बहुचर विधि। तो बहुचर विधि का संबंध भी किससे है? तीसरे चरण से है। और बहुचर विधि का जो प्रयोग हुआ था वो सामाजिक भूगोल में हुआ था, विशेष करके गंदी बस्तियों के अध्ययन में। सामाजिक भूगोल कह दें या गंदी बस्ती के अध्ययन की बात कर लें, तो वहां इसका यूज किया गया। और एक तीसरी चीज मॉडल निर्माण। हालांकि ये भी मॉडल थे, लेकिन कुछ आधुनिक मॉडल जिसको हम कहते, जैसे हैंगर स्टैंड का हो गया, ये सोनेनफेल्ड का हो गया, ये सब इस टाइम पीरियड के दौरान आए थे। तो मॉडल निर्माण हुआ। चोरले और हैगट इस काल के अच्छे ज्योग्राफर थे। तो तीसरा मॉडल निर्माण भी इसमें आएगा। ठीक है। और इस टाइम पीरियड के ज्योग्राफरों में लिख दो चोरले व हैगेट। अच्छा नाम है, ये बहुत अच्छा नाम है, चोरले व हैगेट। इसको दोनों रूपों में याद रखना कि चोरले व हैगेट का संबंध है वो तृतीय चरण से। ये मतलब ज्योग्राफर है हो नीचे वाले सारे। चोरले व हैगेट मॉडल निर्माण अच्छा इन्होंने किया था। चोरले व हैगेट तीसरे चरण से संबंधित भी है। और एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि चोरले और हैगेट का कहीं न कहीं संबंध मात्रात्मक क्रांति से भी है। उसके बाद आता है चौथा चरण। थोड़ा सा मैं इस स्लाइड को इधर खिंचका लेता हूं। चौथा चरण भी यहां अपन लिख देते हैं। उसके बाद लिखो चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण है वो आज तक चल रहा है, अर्थात 1978 से लेकर के वर्तमान तक चल रहा है। इसमें ज्योग्राफी के अंदर कई महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। 1978 से लेकर के वर्तमान तक चल रहा है। इस टाइम पीरियड में ज्योग्राफी में सुदूर संवेदन आ चुका है। सुदूर संवेदन कह दें या उपग्रह आ चुके हैं। ये गणितीय मॉडल ही तो है। और वायु फोटो चित्र भी इस समय आ चुके हैं। वायु फोटो चित्र भी आ चुके हैं। और कंप्यूटर तकनीक भी आ चुकी है। ये भी तो मात्रात्मक है। कंप्यूटर क्या है? मात्रात्मक ही है। और इसके अलावा त्रिआयामी मॉडल भी आ चुके हैं। थ्री डायमेंशनल मॉडल भी आ चुके हैं। त्रिआयामी मॉडल भी आ चुके हैं। तो ये सारा चतुर्थ चरण में और अभी भी चल ही रहा है। चतुर्थ चरण में तो कई ज्योग्राफर आ गए हैं, कोई स्पेसिफिक एक का नाम तो आएगा नहीं। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण चार चरण। अब मेजर आपको ध्यान रखना है कि इन चार चरणों के अंदर मात्रात्मक क्रांति संपन्न हुई थी। और चार चरणों में एक तो आपको टाइम पीरियड इनका याद रखना है, और एक आपको ध्यान रखना है कि किस टाइम पीरियड, किस चरण के अंदर कौन सी घटनाएं हुई और कौन कौन से ज्योग्राफर आए। उसके बाद में अगली चीज आप लिखो कि मात्रात्मक क्रांति की मान्यताएं क्या है। एक अच्छा प्रश्न बनता है। जो मात्रात्मक क्रांति के समर्थक लोग हैं उसकी इस पर्यावरण के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में और मानव के संबंध में क्या मान्यताएं हैं। तो मात्रात्मक क्रांति की मान्यताएं, क्रांति की मान्यताएं। देखो ये कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि मात्रात्मक क्रांति के संदर्भ में सही है,
और हो सकता है वहां से कुछ चीजें हैं वो मान्यता की उठा लें। तब मैंने उचित समझा कि अपन एक 4 लाइन लिख देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाए कि ये मात्रात्मक क्रांति इस एनवायरनमेंट के संबंध में और मानव के संबंध में क्या विचार रखती है। तो एक ध्यान रखना, या पहला स्टेटमेंट लिख दो, ये मानव को आर्थिक मानव मानती है। कितनी सुंदर बात लिखी। अब इसको मैं समझाऊंगा। मात्रात्मक क्रांति है, ये मानव को आर्थिक मानव मानती है। आर्थिक मानव मानती है जो लाभ के लिए कार्य करता है। जो लाभ के लिए कार्य करता है। इस बात को इस रूप में समझना विद्यार्थियों, गहरा मत जाना, मैं सिंपली बता दूंगा, ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं इसके संदर्भ में। ये यूं कहती है कि मानव एक मशीन टाइप है और वो इतना लालची है कि वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड के अंदर टेक्निक्स इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मात्रात्मक क्रांति की एक स्टेटमेंट है, ये एक धारणा है कि मानव आर्थिक मानव है जो लाभ के लिए कार्य करता है। दूसरा, इसकी ये मान्यता है कि मानव को वातावरण की पूर्ण जानकारी है। दूसरा स्टेटमेंट ये ध्यान रखो कि इसकी ये मान्यता है कि मानव को प्राकृतिक वातावरण की पूर्ण जानकारी है। मानव को प्राकृतिक वातावरण की पूर्ण जानकारी है। देखो, ये मानव को आर्थिक मानव मानती है जो लाभ के लिए कार्य करता है। दूसरी, ये मानव को प्राकृतिक ये मानती है कि मानव को प्राकृतिक वातावरण की पूर्ण जानकारी है, इसी के लिए तो वो लाभ के लिए काम कर रहा है। वो पूरा एनवायरनमेंट जानता है। ये कहती है कि मानव पूरा एनवायरनमेंट जानता है। तीसरी गजब की बात लिखी इसने कहा है कि दुनिया के समस्त स्थान समदेशिक या समरूपी होते हैं। अर्थात स्थानों के संदर्भ में इसकी क्या धारणा है कि स्थान है वो समदेशिक यानी समान विशेषता रखने वाले, वह समरूपी है। स्थान का मतलब भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में ये कहता है, ये मात्रात्मक क्रांति कहती है कि स्थान समदेशिक व समरूपी है। ठीक है। ये कहता है कि वैज्ञानिक शोध में सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। इसकी एक और मान्यता है, यदि आप वैज्ञानिक शोध करना चाहते हैं तो वैज्ञानिक शोध के अंदर सामाजिक व धार्मिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। वैज्ञानिक शोध में सामाजिक व धार्मिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। ध्यान से सुनना, ये कहते हैं कि यदि आप साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हो तो वहां जो हमारे सोशल इश्यूज है या हमारे जो धार्मिक इश्यूज है उनका कोई स्थान नहीं है। अर्थात आप साइंटिफिक रिसर्च को धार्मिक और सामाजिक एंगल से नहीं देख सकते। तो पूरी गणित है, ये तो पूरी गणित की तरफ ही ले जा रहा है आपको। ये यूं कहती है कि जो सांस्कृतिक मान्यताएं होती है वो व्यक्तिनिष्ठ होती है, उसका भूगोल में कोई स्थान नहीं है। अर्थात पांचवी चीज ये कहती है कि सांस्कृतिक मान्यताओं का भूगोल में कोई स्थान नहीं है। सांस्कृतिक मान्यताओं का भूगोल में कोई स्थान नहीं है। भूगोल में कोई स्थान नहीं है। क्लियर? बस ये 5 स्टेटमेंट है, ये जरूर ध्यान रखना, बड़े एग्जामों में भी आपके काम आएगा कौन कौन 5 स्टेटमेंट है। इसके अलावा कुछ अन्य समर्थक है वो भी लिख दो, क्योंकि हो सकता है कभी कभार ऐसा आ जाए कि भाई कौन है वो इसके समर्थक रहे हैं।
तो बाकी कुछ नाम तो आ गए, एक जैसे पीटर गोल्ड, सोनेनफील्ड, ये दो नाम और लिख दो आप। इनके जो समर्थक विद्वान हैं, कुछ समर्थक तो मैंने पहले बता ही दिए आपको। इसके अलावा एक गोल्ड का नाम लिख दो और एक सोनेनफील्ड का लिख दो। ठीक है, इन्होंने अपने मतलब स्टडी के अंदर इसको यूज किया था। अब वैसे ज्योग्राफी के अंदर तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से पहले भी मॉडल यूज किए थे। आपको पता हो तो 1826 के लगभग वॉन थ्यूनेन ने अपना मॉडल दिया था। थ्यूनेन का कर्षीय अवस्थिति सिद्धांत भी आया था, तो वो भी इसका एक प्रारूप भी हो सकता है, या यूं मान सकते हैं कि वो भी एक मात्रात्मक क्रांति का पार्ट्स था। हाँ, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन शब्द उस समय नहीं आया था, बल्कि ऐतिहासिक रूप से देखें तो इससे पहले भी क्वांटिटिव तकनीकें यूज की गई है भूगोल में, जैसे वॉन थ्यूनेन की थ्योरी में यूज की गई है, वेबर की थ्योरी में भी यूज हुआ है, क्रिस्टॉलर में भी यूज हुआ है, और इसका जो गुरुत्व मॉडल जो दिए गए थे इनके प्रवास के, जैसे रायली ने दिया तो उसमें भी ये यूज हुआ है, जिप ने भी वहां मॉडल दिया उसमें भी ये यूज हुआ है। तो ऐतिहासिक रूप से भी इसका इस्तेमाल किया गया। अभी जो मैंने नाम बताए उसको एक तरफ नोट कर लेना कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के शब्द आने से पहले भी भूगोल में क्वांटिटेटिव तकनीक से यूज हुई थी, तो कहाँ कहाँ हुई थी ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म देख लें, आलोचना देख लें। तो क्रिटिसिज्म किन किन विद्वानों ने की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस रूप में की है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लिखो, मात्रात्मक क्रांति की आलोचना। देखो, मात्रात्मक क्रांति इतनी जबरदस्त हो गई थी भूगोल के अंदर कि एक एक समय था। इससे पहले मैं एक चीज और बताऊं आपको। एक समय हाँ, कभी कभार ये पूछा जाता है कि मात्रात्मक क्रांति आई क्यों। जैसे आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि सर मात्रात्मक क्रांति क्यों आई। तो मैंने तो यहां से शुरू करवा दिया कि भाई 1945 के अंदर, सॉरी 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद में ज्योग्राफी के अंदर ये टेक्निक्स यूज की गई। इस टेक्निक्स के यूज करने के पीछे एक रीजन था कि भूगोल का अध्ययन एक बेसिक अध्ययन था, सामान्य अध्ययन था, जिसमें सिद्धांत और नियम निर्माण ये बहुत गौण थे, नगण्य थे। और किसी भी सब्जेक्ट को साइंटिफिक बने रहने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि सोसाइटी में उस विषय के टिके रहने के लिए कुछ यूनिक होना पड़ता है। तो उस समय यूनिवर्सिटी में ये हल्का सा पढ़ाया जाता था, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में भी ज्योग्राफी पढ़ाया जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बहस छिड़ गई कि भूगोल तो नीरस सब्जेक्ट है, इसमें सिद्धांत का निर्माण सही तरीके से नहीं हो सकता, मॉडलों का निर्माण नहीं हो सकता। तो कई यूनिवर्सिटियों ने इसकी आलोचना कर दी कि भाई इसको पीजी लेवल पे नहीं पढ़ाना चाहिए। और जहां तक कि अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटियों ने तो इसके पीजी डिपार्टमेंट भी बंद कर दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और 1948 की एक घटना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जेम्स कोनाट ने एक भाषण दिया था। जेम्स कोनाट नाम के विद्वान ने 1948 के अंदर, ये नोट कर लेना आप, उसने भाषण दिया और उसने तो यहां तक कह दिया कि भूगोल विश्वविद्यालय के लायक विषय ही नहीं है। 1948 में जेम्स कोनाट ने अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भाषण में ये कहा था कि ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी के लायक विषय नहीं है, या यूनिवर्सिटी के स्तर का विषय नहीं है। तब जो ज्योग्राफर थे उसके दिमाग में बात आई कि यार भूगोल के ज्ञान को थोड़ा वैज्ञानिक बनाया जाए, थोड़ा टेक्निकल बनाया जाए। तब उन्होंने सिद्धांतों का, मॉडलों का और ये जो सांख्य की टेक्निक्स थी उसका यूज किया ज्योग्राफी में। तो फिर ज्योग्राफी है वो काफी यूजेबल हुई और लोगों के लिए इंटरेस्टिव बनी। फिर मजेदार बात ये आती है कि फिर गणित के इतने आंकड़े आए ज्योग्राफी में
कि ज्योग्राफी एक बोझिल सब्जेक्ट बन गया 8-10 सालों के अंदर। हर चीज को गणितीय एंगल से देखा जाने लगा। तो कुछ ज्योग्राफर ऐसे आए, उन्होंने भूगोल के इस टेक्निक्स को, अर्थात भूगोल के अध्ययन और अध्यापन के इस स्टैटिक्स मेथड्स की आलोचना करनी शुरू कर दी। ने कहा यार भूगोल तो नीरस बन गया है, इसमें मानवीय पहलुओं को इग्नोर कर दिया गया है, मानव व्यवहार को बिल्कुल जगह नहीं दी जा रही है, पर्यावरणीय पहलुओं को बिल्कुल जगह नहीं दी जा रही है। आप पर्यावरणीय पहलुओं की स्टडी कर रहे हैं सांख्यिकी तकनीक के आधार पर। आपने व्यवहार खत्म कर दिया। भूगोल में व्यवहार की स्टडी होती, व्यवहार आप समझते होंगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो। जैसे स्टैटिक्स के अंदर मीन चलता है, मीन मतलब माध्य चलता है। एक समंदर के अंदर से आप जा रहे हैं, एक तालाब के अंदर से आप जा रहे हैं। तालाब में मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था, एक 2 फीट गहरा गड्ढा है, एक 4 फीट गहरा गड्ढा है, एक 8 फीट गहरा गड्ढा है, और कुछ पानी है वो 1 फीट 2 फीट 3 फीट है। आपने उस पूरे पानी का एवरेज निकाला, गणित के हिसाब से एवरेज 3 फीट आया, और एक आदमी 4 फीट लंबा, उसको कह दिया कि यार 3 फीट एवरेज पानी है, तू अंदर से चला जा। मैंने संख्या की टेक्निक्स यूज की है। उस आदमी ने संख्या की टेक्निक्स यूज की, उसने व्यवहार यूज नहीं किया। व्यवहार में ये है कि वो 8 फीट के गहरे गड्ढे के पास जाएगा, वो तो अंदर गिर जाएगा, वो पार कैसे होगा। ये फर्क होता है व्यवहार में और टेक्निक्स में। और इन्वायरमेंट को आपने मैथमेटिकल रूप से देखना शुरू कर दिया, आपने बिहेवियरल रूप से नहीं देखा एनवायरनमेंट को। हर चीज के पीछे आपने सिद्धांतों का इस्तेमाल किया, मॉडलों का इस्तेमाल किया, तब जाकर के ज्योग्राफी एक नीरस सब्जेक्ट बन गया। फिर नीरस बन गया दोबारा। तो फिर नई जो रिसेंट ट्रेंड था वो ज्योग्राफी में आया, तो कुछ आलोचनाएं हुई, क्रिटिसिज्म हुई, उसके भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। जैसे साइमन ने एक क्रिटिसिज्म किया। साइमन ने कहा कि मानव सदैव आर्थिक प्राणी नहीं हो सकता। तो इसका जो पहला आलोचक था वो साइमन था, साइमन। और साइमन ने इसका क्रिटिसिज्म करते हुए कहा कि मानव है वो सदैव आर्थिक प्राणी नहीं हो सकता। तो ये एक स्टेटमेंट है, मानव सदैव आर्थिक प्राणी नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? ये कथन है साइमन का। और ये कथन इसका ये इंगित करता है कि ये मात्रात्मक क्रांति विरोधी है। मात्रात्मक क्रांति क्या कहती थी? कि मानव आर्थिक प्राणी है, जबकि साइमन क्या कहता है? कि मानव सदैव आर्थिक प्राणी नहीं हो सकता। ब्रायन बेरी और OH के स्पेट ने भी इसका क्रिटिसिज्म किया है। आप कहोगे ब्रायन बेरी तो इसका समर्थक था, वो कुछ समय तक इसका समर्थक था, लेकिन बाद में इसका आलोचक बन गया। तो जब इसके समर्थक ही आलोचक बनते हैं, ये क्रिटिसिज्म और है कि ब्रायन बेरी जैसा इसका कट्टर समर्थक भी आलोचक बन गया। OH के स्पेट भी इसका आलोचक था, OH के स्पेट भी इसका आलोचक था। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट और है इसकी आलोचना में, जैसे डंडले स्टॉम्प। वैसे हार्वे का मैं आगे लिखाऊंगा। डंडले स्टॉम्प का एक स्टेटमेंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। इन्होंने तो मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध की संज्ञा दी थी। तो 4 नंबर आप लिखिए, डंडले स्टॉम्प। डंडले स्टॉम्प ने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध की संज्ञा दी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध का? डंडले स्टॉम्प ने। और इसी ने कहा था कि ये जो नवोदित कंप्यूटर है, ये इसके स्वर्णिम बसड़े हैं, स्वर्ण बसड़े हैं इसके। तो इसने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध की संज्ञा दी, और इसने कहा कि कंप्यूटर इसके स्वर्ण बसड़े हैं। कंप्यूटर है वो स्वर्ण बसड़े हैं। ये छोटे छोटे बसड़े हैं जिसकी वजह से ये क्रांति फली फूली है। तो ये 2 स्टेटमेंट डंडले स्टॉम्प का है, मात्रात्मक क्रांति गृह युद्ध है और कंप्यूटर इसके स्वर्ण बसड़े हैं। एक विद्वान हुआ मिन्सुअल।
मिंसुअल ने तो कहा है कि ये जो मात्रात्मक क्रांति के समर्थक लोग है ना, ये दृश्य जगत के लिए कंटक है। पांचवा, मिंसुअल, इसने मात्रात्मक क्रांति के जो समर्थक है, समर्थकों को दृश्य जगत का कंटक माना है कि ये दृश्य जगत के कंटक है। इतनी मतलब सुंदर बात लिखी गई है और हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज प्रश्न है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखाता हूं जो बाकी जगह लिखाई जाती हूँ। मैं केवल, क्योंकि अपन केवल एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं, और इतना पढ़ने के बाद आप जब भी किसी बुक को पढ़ोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको बुक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मिंसुअल इनके समर्थकों को समाज कंटक कहता है। हार्वे जो किसी समय इसका समर्थक हुआ करता था, बाद में खतरनाक विरोधी हो गया हार्वे, और हार्वे ने तो स्टेटमेंट भी बहुत जबरदस्त दिया था। हार्वे जो समर्थक था, देखो जब मैं हार्वे और ब्रायन बेरी की बात करता हूं ना, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ब्रायन बेरी तो इसका समर्थक था। अरे यार, था समर्थक वो किसी जमाने में, फिर वो उसका विरोधी हो गया। समर्थक हार्वे भी था। हार्वे ने कहा था कि मात्रात्मक क्रांति का कार्य पूरा हो चुका है। आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा। वो कहता है कि मात्रात्मक क्रांति का कार्य पूरा हो चुका है, ये न्यूनतम लाभ की सीमा पर जा चुकी है। मात्रात्मक क्रांति का कार्य पूरा हो चुका है, ये न्यूनतम लाभ की सीमा पर जा चुकी है, इसका अवसान आरंभ है, इसका पतन आरंभ है, और इसके गलत परिणाम भी आ सकते हैं। तो कितनी गजब बात लिखी। वो कहता है कि मात्रात्मक क्रांति का समय अब समाप्त हो गया है, इसका समय है वो समाप्त हो गया है, ये अवसान की ओर है। ये क्रिटिसिज्म नहीं तो और क्या है, ये अवसान की ओर जा रही है, इसके गलत परिणाम भी आ सकते हैं। ये न्यूनतम, एक इसने और कहा था कि ये न्यूनतम लाभ की सीमा तक जा चुकी है, न्यूनतम लाभ की सीमा तक जा चुकी है। और एक इसने कहा था कि इसके नकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं, अर्थात गलत परिणाम भी हो सकते हैं। गलत परिणाम भी हो सकते हैं। ये क्रिटिसिज्म है जो हार्वे ने किया था। आप चारों चीजें लिख देना। हार्वे ने आलोचना करते हुए, क्रिटिसिज्म करते हुए लिखा है कि मात्रात्मक क्रांति का समय समाप्त हो गया है, ये अवसान की ओर है, ये न्यूनतम लाभ की सीमा तक जा चुकी है, और इसके गलत परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा इंडियन ज्योग्राफरों के संदर्भ में देख लें भाई, कौन इंडियन ज्योग्राफर थे जिन्होंने मात्रात्मक क्रांति को इस्तेमाल किया था या मात्रात्मक क्रांति का यूज किया था। बाकी इससे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना नहीं लगती। कुछ और चीजें होगी तो मैं लिखा दूंगा। पहले आप इंडियन ज्योग्राफरों में लिख दो आर.एल. सिंह और आर.पी. मिश्रा। भारत में जो मात्रात्मक क्रांति को या मात्रात्मक टेक्निक्स को यूज किया है उसमें आर.एल. सिंह, रामलोचन सिंह है, और आर.पी. मिश्रा है। ठीक है। एक और प्रश्न है, एक आपको पता हो तो विलियम बंगी नाम भी आता है। चलो कोई बात नहीं, आपको पता नहीं तो इनके समर्थकों में एक और नाम लिख देना, विलियम बंगी। ये जो मैंने समर्थक लिखवाए हैं ना, ये इसमें एक और नाम जोड़ देना, विलियम बंगी। बंगी या इसको बुंगी भी कहते हैं, कोई भी नाम आ सकता है। अब एक प्रश्न आता है, अमेरिका के अंदर मात्रात्मक भूगोल की 4 स्कूलें थी। स्कूलें मतलब यूं कह सकते हैं 4 विचारधाराएं थी।
जो 4 अलग अलग जगह पनपी थी। तो हो सकता है कभी कभार प्रश्न पूछ ले। अमेरिका में मात्रात्मक भूगोल की 4 स्कूलें, एक थी इयोवा, एक विस्कॉन्सिन, एक वाशिंगटन और एक प्रिस्टन। तो आप लिखें, यूएसए में मात्रात्मक भूगोल की 4 स्कूलें, मात्रात्मक भूगोल की 4 स्कूलें, स्कूलें कह दें या विचारधाराएं कह दें। इयोवा या इयोवा भी लिखा हुआ आता है। उसके बाद विस्कॉन्सिन, विस्कॉन्सिन। तीसरी थी वॉशिंगटन, वाशिंगटन। और चौथी थी प्रिस्टन। और प्रिस्टन जो स्कूल थी वो तो भौतिकी के लिए बहुत ज्यादा चर्चित थी। अमेरिका के अंदर प्रिंसटन जो स्कूल है या प्रिंसटन विचारधारा है, वो भौतिकी के लिए बहुत जानी मानी विचारधारा है। ठीक है। एक विलियम बंगी की जो किताब है वो भी काफी चर्चित है। वो जो विलियम बंगी मैंने नाम लिखाया ना, अरे ये विलियम बंगी की एक पुस्तक है, थियोरेटिकल ज्योग्राफी। थियोरेटिकल ज्योग्राफी, ये लिख देना हो। कई कभी कभार देखो बुक मिलान का आता है, तो उसमें कुछ बुकें तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाती, कुछ बाहर से आती है, तो अपन को पता नहीं रहता एक बार वाली ये अपन ने पढ़ी नहीं है, तो हो सकता है ये सही हो या गलत हो। बट विलियम बंगी की किताब है थियोरेटिकल ज्योग्राफी, काफी चर्चित किताब है। देखो, मात्रात्मक तकनीकों को भूगोल की अलग अलग शाखाओं में यूज किया गया था। भूआकृति विज्ञान में भी मात्रात्मक तकनीक आई थी और जलवायु विज्ञान में भी आई थी। मेरे कहने का मतलब भूगोल सारी में आई थी, लेकिन कुछ चर्चित प्रश्न बनते, जैसे मात्रात्मक क्रांति को भूआकृति विज्ञान में किसने यूज किया था सबसे पहले, तो वहां स्ट्रालर और ड्यूरी नामक विद्वान आते हैं। तो एक आप छोटा सा लिख दो, अंतिम चीज है, मैं ज्यादा आपसे लंबा नहीं करेंगे। जैसे भूआकृति विज्ञान के अंदर मात्रात्मक तकनीक को किसने यूज किया था? भूआकृतिक विज्ञान, मतलब सर्वप्रथम की बात हो रही हो, यूं तो भूआकृति विज्ञान में कईयों ने यूज किया है, लेकिन सर्वप्रथम स्ट्रालर ने और ड्यूरी ने यूज किया। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी में भी यूज किया गया है, जलवायु विज्ञान में भी यूज किया, क्योंकि जलवायु विज्ञान के अंदर ये किसने यूज किया, तो आपने कोपन और थारनथ्वेट को पढ़ा होगा, तो उसमें आप लिख सकते हैं कोपेन व थारनथ्वेट। कोपेन का राजस्थान क्लासिफिकेशन, राजस्थान का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है कोपेन का, अच्छा पूछा जाता है उसके संदर्भ में। और वो जो 4 भाग किए हैं आपको पता हो तो, AW, और एक जो राजस्थान के अंदर भाग पड़ता है CWG, और एक है जो BSHW है, ये BSHW, और एक है BWHW, ये विषम मरुस्थल वाला है, ये अर्ध शुष्क वाला है। और एक है CWG, ये अपने अरावली के पूर्व का मैदानी क्षेत्र है। और एक किया उसने AW, ये जो अपना उष्ण कटिबंधीय अधिक वर्षा वाला, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ से लेकर के और बांसवाड़ा, डूंगरपुर का ये इलाका आता है। चलो, ये आपकी क्वांटिटिव रिवोल्यूशन हो गई, जहां तक मैं समझता हूँ कि, हालांकि ये छोटी क्लास थी, अगली क्लास में अपन बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।